हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बालूजी क्लासेज में। आज हम लोग हल करने वाले हैं 2018 एलटी का पेपर। तो एलटी के पेपर में 150 क्वेश्चन टोटल आए थे। उसमें से शुरुआत के जो 30 क्वेश्चन थे वो सामान्य अध्ययन के थे, सबके लिए नेसेसरी थे, और 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट से थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर अनिवार्य पेपर सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 1921। 1921 में जो जनगणना हुई थी उसे महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SRI विधि किससे संबंधित है। SRI विधि को हम लोग श्री विधि भी कहते हैं। ऐसे देखिए, यहाँ पर जो श्री लिखा जाता है तो इसे श्री पद्धति भी कहा जाता है। ये संबंधित है धान से। ये धान को उगाने की एक विधि है। इस विधि में हम लोग कम पानी के माध्यम से धान को कैसे अधिक से अधिक उपजाऊ, मतलब धान को अधिक से अधिक उगाया जाए, यही चीज़ें सीखते हैं। इसका पूरा नाम, इस सिस्टम का पूरा नाम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। और सबसे पहले श्री मेथड की खोज 1983 ईस्वी में मेडागास्कर में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है मूंगफली में फली छेदक कीट लगता है, ये सही बात है। दूसरा है चना में फली छेदक कीट लगता है, ये भी सही बात है। धान में बंका रोग का कीट लगता है, ये भी सही बात है। मक्का में तना छेदक, ये गलत बात है। मक्का में तना छेदक नहीं होता है। तो पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये चौथा वाला हमारा सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की सघनता कितनी है। इसका मतलब है कि मक्का, आलू और मूंग के फसल को हम वर्ष में कितनी बार उगा सकते हैं। तो प्रत्येक फसल को एक एक बार उगाया जा सकता है एक साल में, क्योंकि मक्का, आलू और मूंग इसमें से कोई भी ऐसी फसल नहीं है जो कि 4 महीने से ज़्यादा समय लेती हो। तो 4 तिहाई 12, मतलब कि एक एवरेज साल भर में हर फसल उगाई जा सकती है। तो इसके फसल चक्र की जो सघनता होगी वो 300% होगी। इसका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है मूंगफली की प्रजाति कौशल है, ये सही बात है। मूंगफली की प्रजाति कौशल है। दूसरा है सरसों की प्रजाति वरदान है, ये भी सही बात है। अलसी की प्रजाति चमत्कार नहीं है, यही सुमेलित नहीं है। और चना की प्रजाति उदय होती, ये सही बात है। तो इसमें हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। लाइन सीड का चमत्कार जो है ये सही सुमेलित नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। मीन्स कौन सा रोग हो जाने पर एंटीबायोटिक दवाएं नहीं दी जाती हैं। तो यहाँ पर सीधा देखिए कि क्षय रोग, टिटनेस और हैजा, ये 3 ऐसे रोग हैं जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। तो इनके हो जाने पर एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं। लेकिन पूछा है कि कब नहीं दिया जाता है। तो जब आपको खसरा हो जाए क्योंकि खसरा एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और वायरस से होने वाली बीमारियों में हम एंटीबायोटिक ना दे करके वैक्सीन देते हैं। तो इसलिए खसरा का उपचार एंटीबायोटिक से नहीं किया जाता है। इसका सही जवाब खसरा हो जाएगा। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने की थी, बिल्कुल सही बात है। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया था, ना कि कार्ल बेंज ने, तो ये गलत बात है। यही पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो रेडियो वाला सुमेलित नहीं है। बाकी बैरोमीटर का ई टार्सेली, ये सही बात है। डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था, ये भी सही बात है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संचार उपग्रह सदैव होते हैं, कैसे होते हैं? भू स्थिर रहते हैं, जियो स्टेशनरी रहते हैं। तो इसका सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा कि जो संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कैसे होते हैं? भू स्थिर रहते हैं, ज़मीन के सापेक्ष स्थिर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? मीन्स इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे हीट करने पर या टेम्परेचर देने पर उसकी चालकता बढ़ जाएगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम एक उपधातु है। बाकी तांबा, चांदी, लोहा ये सब ऑलरेडी जो है अच्छे चालक हैं, इनकी चालकता ऑलरेडी ज़्यादा होती है, लेकिन जर्मेनियम की चालकता कम होती है। अगर इसे टेम्परेचर दिया जाए तो इसमें चालकता बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2√3 भुजा वाले समखंडभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये होगा 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है, ये भी मैथ का क्वेश्चन, यदि 2x + 2/x = 3 हो तो x³ + 1/x³ + 2 का मान होगा। तो इसका मान होगा 7/8, 7/8 इसका मान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघाती समीकरण 2x² + px + 4 = 4 का एक मूल 2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो इसका दूसरा मूल होगा +1। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ से आए हुए हैं आपके जीके जीएस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक देशों के साथ जिनके साथ भारत की मित्रता है, भारत युद्ध अभ्यास करता रहता है। उसमें से उस समय जो विजय प्रहार था वो राजस्थान में संपन्न हुआ था। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये समय के साथ बदलता रहता है स्थान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो वो जीता था साइना नेहवाल जी ने। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2018 में भारत का स्थान था 138 नंबर पर, सी वाला विकल्प सही है। 2022 में भारत का स्थान था 150वां और 2023 में रैंक गिर करके भारत का हो गया 161वां। क्योंकि भारत में वैसे ही मीडिया पर आरोप लगते रहते हैं कि यहाँ भारत की जो मीडिया है वो सरकार के इशारों पर काम करती है। मीन्स सरकार को जो चीज़ें पसंद है वही चीज़ें दिखाती हैं। मीन्स मीडिया यहाँ पर फ्री होकर काम नहीं करती है, क्योंकि 180 देशों में अगर हम लोग 161वें नंबर पर हैं तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है देश के विकास में, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है भारत के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था? मतलब कि प्राचीन काल में अगर आप संस्कृत शुद्ध नहीं बोल पाते हैं तो आप म्लेच्छ हैं। ये बात किस ग्रंथ में लिखा गया है? वो शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कुछ राजा हैं गुप्त वंश के और उनकी पत्नियों के नाम हैं, उन्हें सुमेलित करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी पत्नी थी कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी। और समुद्रगुप्त, इसकी पत्नी थी दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी थी अनंत देवी। इससे यहाँ पे पता चलता है कि 3, 1, 2, 4, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसमें 3, 1, 2, 4। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिखा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। दूसरा है, इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का शासन तंत्र
का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो भाई पूछा कौन सा सही है, तो पहला तो सही है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है उल्लेख नहीं मिलता, ये तो गलत बात है भाई, उल्लेख तो मिलता ही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे यहाँ पर आचार्य कौटिल्य या चाणक्य, और उन्होंने ही इस किताब को लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल एक यही बात यहाँ पर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया है? तो विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का रहने वाला था, वहीं का निवासी था। इसकी प्रमुख रचना है रेहला। और जिस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हुआ करता था, उस दौरान की घटनाओं का उल्लेख इसने जो है अपनी पुस्तक में किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। जितने भी यहाँ पर गवर्नर जनरल आए थे, उनमें से लॉर्ड रिपन भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय था। ये भारतीयों के हितों में निर्णय लेता था। इसकी कुछ प्रमुख बातें, जैसे 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत ही खतरनाक एक्ट था। इसमें अंग्रेज़ों ने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी बात अखबार में छापने से पहले अंग्रेज़ों की परमिशन लेनी होती थी। इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता था, और लॉर्ड रिपन ने ये व्यवस्था समाप्त कर दिया था 1882 में। ये भारतीयों के लिए एक अच्छी बात थी। इसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है इस समय यूपीएससी, तो उस समय उसमें एग्ज़ाम देने की अधिकतम उम्र सीमा 19 साल थी। इसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। इससे भारतीयों को फ़ायदा हुआ। इसके बाद 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई। इसके बाद हर साल जो है 10 वर्षों के बाद, प्रत्येक जनगणना 10 वर्षों के बाद होती रही। तो ये कुछ अच्छे निर्णय थे लॉर्ड रिपन के, जिसको कि हमने यहाँ पर दे दिया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि इनमें से सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल भारतीयों की दृष्टिकोण से कौन था, तो वो लॉर्ड रिपन ही था। इसने ही भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का शुभारंभ किया था। स्थानीय स्वायत्त शासन वैसे होता क्या चीज़ है, तो आप जान लीजिए। जैसे हमारे यहाँ एक सरकार तो चलती है केंद्र सरकार, और दूसरी होती है राज्य सरकार। तो एक तीसरी सरकार भी होती है, वो ज़िले स्तर पर होती है। जैसे ज़िले में जिलाधिकारी होता है, तहसील में तहसीलदार होता है, और गांव में प्रधान होते हैं। तो ये सब मिल करके स्थानीय स्तर पर जो हमारी स्थानीय समस्याएं होती हैं, उनको एक्चुअल टाइम में पहचान करके और उसको दूर करने का काम करते हैं। तो इसी को स्थानीय स्वायत्त शासन कहा जाता है। और ये एक अच्छी बात थी। इससे जो लोकल समस्याएं हैं वो जल्द ही सरकार के सामने आती थी, और उसका लोकल स्तर पर ही निराकरण करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? इसका मतलब है कि अगर हमको राष्ट्रपति को हटाना है तो हमें उन पर महाभियोग लगाना पड़ता है, और महाभियोग लगाने से पहले कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को ये सूचना देनी पड़ती है कि आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है। अचानक से नहीं लग जाता है कि अब आज से महाभियोग शुरू। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? तो जाहिर सी बात है कि उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाई कोर्ट का, वही उसको दिलाता है पद और गोपनीयता की शपथ। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? पंचायती राज के 3 सोपान का मतलब है कि जिला स्तर पर शासन, इसके बाद तहसील स्तर पर शासन, इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर शासन। इसी को हम कहते हैं
पंचायती राज के 3 सोपान, और इसका जो विवेचन किया गया है वो भाग 9 में किया गया है, पार्ट 9 में किया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर ज़िले से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किया था। ये क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है जीएस के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में रिफाइनरी नहीं है। जो हम लोग डीजल पेट्रोल ये सब मिनरल्स निकालते हैं ज़मीन से, उसको रिफाइन करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। तो शुद्ध करने के लिए जो कारखाना है ये दिए गए विकल्पों में छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाकी गुजरात में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? हंटर रिवर, फ्लिंडर्स रिवर, ऑरेंज रिवर और गिलबर्ट रिवर। इनमें से जो ऑरेंज रिवर है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है, और दक्षिण अफ्रीका की ये सबसे बड़ी नदी भी है, और दक्षिण अफ्रीका में इसे द रिवर ऑफ डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी, ऑरेंज रिवर, क्योंकि ऑरेंज रिवर ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, बल्कि ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। बाकी जो 3 नदियाँ हैं ये सब ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ था? मतलब कि जनसंख्या जो है वो वृद्धि जो थी वो निगेटिव रही थी। तो वो एकमात्र राज्य था नागालैंड। नागालैंड की जो ग्रोथ रेट थी वो निगेटिव में थी, बाकी सबकी ग्रोथ रेट जो है वो पॉजिटिव में थी थोड़ा बहुत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? पहला है युद्ध। युद्ध के समय भी जनसंख्या कम हो जाती है, लोग मर जाते हैं। आपदा के समय भी लोग मरते हैं, क्योंकि जब आपदाएं आती हैं जैसे भूकंप आया या तूफ़ान आया या फिर ज्वालामुखी फटा, तो उससे भी जनसंख्या कम होती है। सामाजिक बुराइयों की वजह से भी लोग कम बच्चे पैदा करने चाहते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे सटीक आंसर माल्थस के अकॉर्डिंग होगा वो होगा बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण। इन्होंने सबसे उत्तम उपाय माना है कि जन्म नियंत्रण से ही जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी युद्ध, आपदा ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं, इनके भरोसे पर जनसंख्या कंट्रोल नहीं की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है? देखिए, जीवोम जो होता है वो एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें सेम प्रकार की वनस्पतियां और एनिमल्स पाए जाएं। जैसे रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान एक बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, और उसमें जो जंतु पाए जाते हैं, जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो एक अलग ही प्रकार की होती हैं, एक अलग कैरेक्टर की होती हैं। इसी प्रकार से जो घास के मैदान हैं ये भी कई 100 किलोमीटर में पाए जाते हैं। वहाँ पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो अलग नेचर के होंगे। इसी प्रकार से जो टुंड्रा प्रदेश होता है ये भी एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जो कि खासकर बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ध्रुवों पर। और वहाँ पर जो पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट होते हैं वो भी एक अलग कैटेगरी के होते हैं। तो इस प्रकार से रेगिस्तान हुआ, घास का स्थल हुआ, और ये टुंड्रा हुआ, ये सब क्या है? एक बायोम है। लेकिन इकोसिस्टम जो है ये एक बायोम नहीं है। इकोसिस्टम एक छोटा भी हो सकता है। इकोसिस्टम आपका एक खेत भी इकोसिस्टम हो सकता है, आपकी एक बाग भी इकोसिस्टम हो सकती है। तो इकोसिस्टम जो है एक ही बायोम में एक से अधिक इकोसिस्टम पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इकोसिस्टम है यही सही हो जाएगा कि यह एक बायोम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में दुधवा नेशनल पार्क है। बाकी आप जानते हैं असम में कौन सा है? काजीरंगा है। उत्तराखंड में हमारा जिम कॉर्बेट है, और राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें से दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश हमारा सही विकल्प हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चौथे चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR, इसका मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर प्रति महिला कितनी है। मतलब कि एक महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है एक औसत के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2.2 बच्चे। तो यहाँ से हमारा 30 क्वेश्चन जो जनरल स्टडी का था वो समाप्त हुआ। इसके बाद जूलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस कैसा होता है, तो ये डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है। बाकी जो विकल्प यहाँ पर देखिए बहुगुणित तो होगा नहीं, नॉन रिप्रोडक्टिव ये भी गलत बात है क्योंकि रिप्रोडक्टिव होता है माइक्रो वाला। RNA का प्रमुख स्रोत तो केवल यही प्रमुख स्रोत है नहीं, तो इस प्रकार से जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा डिप्लॉयड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परजीवी का मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो एस्कैरिस है इसका कोई मध्यवर्ती पोषी नहीं है, ये केवल मनुष्य में ही अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। बाकी जो पहला टेप वर्म है फीता क्रीम, इसको सूअर और मनुष्य दो पोषणों की आवश्यकता होती है अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। लीवर फ्रूक, इसके लिए भेड़ और स्नेल दो चाहिए होते हैं। मलेरियल पैरासाइट जो कि प्रोटोजोआ का प्राणी है, मलेरियल पैरासाइट जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, तो ये भी मनुष्य और मादा एनाफ्लीज में अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो यहाँ पर सबके दो पोषण हैं, दो होस्ट हैं, केवल एस्कैरिस ही एक ऐसा है जिसका सिंगल होस्ट मनुष्य है। तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसका कोई मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है, तो एस्कैरिस का कोई मध्यवर्ती पोषी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारा मछली में स्टोन कैनाल किसको जोड़ती है। तो जब तारा मछली आप पढ़ेंगे स्टारफिश, उसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके फिगर में आप देखेंगे कि जो स्टोन कैनाल होती है वो मैड्रीपोराइड और रिंग कैनाल को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन यही पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐसा कीट है जिसमें मैंडिबिल्स नहीं पाए जाते हैं। तो मैंडिबिल्स ये मस्का में नहीं पाए जाते हैं, जिसे घरेलू मक्खी कहते हैं। बाकी एनाफ्लीज हुआ, ब्लैटा मीन्स काकरोच हो गया, एपिस मीन्स मधुमक्खी हो गया। तो इन सब में यहाँ पर मैंडिबिल्स पाए जाते हैं, लेकिन घरेलू मक्खी में मैंडिबिल्स नहीं पाए जाते हैं। आप जब काकरोच पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में, माउथ पार्ट ऑफ काकरोच, तो वहाँ पर मैंडिबिल्स आपने देखी होगी, मैगजिली हुआ, मैंडिबिल्स हुआ, तो ये सब पार्ट आपने अलग भी किया होगा, हो सकता है अगर अच्छे कॉलेज से पढ़े होंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोलस्क पुनर्जीवित कर सकते हैं। मोलस्क क्या चीज़ पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो वो ये फूड हमारे हिसाब से सही है। कुछ जगहों पर इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव भी दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप अपने स्तर से, लेकिन हमें लगता है कि फूड यहाँ पर सही विकल्प है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। घरेलू मक्खी से एंथ्रैक्स रोग होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। एंथ्रैक्स रोग आपको पढ़ाया हमने वायरस में कि ये विषाणु से होने वाला एक रोग है, तो घरेलू मक्खी का इससे कोई संबंध नहीं है, यही यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी सभी विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित हैं, तो 36 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोसोलिनिया की देह भित्ति में कौन से प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर पिनेकोसाइट, पोरोसाइट, कोइनोसाइट, अमीबोसाइट, ये सब पोरीफेरा में पाई जाती हैं। बाकी जो विकल्प में देखेंगे सब में देखेंगे कि नेफ्रोसाइट लिखा गया है, ये देखिए सब में नेफ्रोसाइट है। तो नेफ्रोसाइट आपने कहीं पर भी पोरोफेरा में पढ़ा ही नहीं है। नेफ्रोसाइट पोरीफेरा फाइलम में कहीं पर नहीं पाई जाती है, तो इसलिए पहला विकल्प आसानी से सही हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है। अगला है, साइकान का पोला ब्लास्टुला क्या कहलाता है। तो साइकान का जो पोला ब्लास्टुला लार्वा है वो एम्फी ब्लास्टुला कहलाता है। कहीं कहीं पर इसका आंसर स्टोमो ब्लास्टुला भी दिया है कि एम्फी ब्लास्टुला बाद की अवस्थाओं में जाकर के स्टोमो ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है। इसके बाद अगला है, लोवा द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक कौन होता है। ये जो क्राइस्पस स्पीशीज होती है ये यहाँ पर लोवा की वाहक होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट से, पैरामीशियम की जो पश्च संकुचन सी रिक्तिका है वो स्पंदन करती है फास्टर दैन द एंटीरियर वैक्यूल। आप जानते हैं कि पैरामीशियम में दो वैक्यूल्स पाई जाती है, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर वाली धीरे धीरे गति करती है और जो पीछे
पिछली वाली होती है पोस्टीरियर होती है वो ज़्यादा तेज़ गति करती है। तो वही लिखा फास्टर दैन द एंटीरियर, मीन्स जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो एंटीरियर की तुलना में तेज़ गति करती है। तो हमें लगता है अब यहीं पर हमें समाप्त करना चाहिए। 40 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी कोई क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।